Hello students, myself Ganesh Chauhan, Senior Botany Faculty CLC सीकर। हम लोग 6th लेक्चर स्टडी कर चुके हैं। अब आज 7th लेक्चर स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ER की स्टडी की थी, उसमें कुछ फंक्शन बच गए थे, तो हम अभी फंक्शन स्टडी करेंगे। ER के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट। फंक्शन ऑफ ER, अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य। सबसे पहला जो कार्य है वो है प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन निर्माण प्रोटीन निर्माण में RER भाग लेते हैं। ये हम लोगों ने जब RER, SER, RER में जो डिफरेंस पढ़े थे उसमें भी स्टडी किया था कि ख़ास तौर से उन कोशिकाओं में RER सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। RER के ऊपर क्या होता है कि राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। ये इस तरीके से इसके जो सिस्टर्नी रीजन है इस पर राइबोसोम की प्रेजेंस पाई जाती है, और जब ये प्रोटीन इसमें लार्ज सब यूनिट में, ये राइबोसोम है, राइबोसोम, और इस बॉन्ड को हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड प्रोटीन माना जाता है। राइबोफोरिन फर्स्ट या सेकंड प्रोटीन, ये इसमें बॉन्डिंग का काम करती है। जब यहाँ पर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो ये प्रोटीन इससे होती हुई इसके ल्यूमेन रीजन में आ जाती है। तो ये है ER, ख़ासतौर से RER, और इस ल्यूमेन रीजन में ये प्रोटीन को स्टोर कर दिया जाता है। दिस इज प्रोटीन। यहाँ से इसे वेसिकल के जरिए या तो गोल्जी बॉडी पर ले जाया जाता है, या फिर जहाँ पर भी साइटोप्लाज्म में इसकी रिक्वायरमेंट होती है उस जगह से पहुँचाया जाता है। तो इस तरीके से प्रोटीन के निर्माण में ये भाग लेती हैं। तो कहा जा सकता है विभिन्न कोशिकाओं में RER प्रोटीन निर्माण करते हैं, जो कि हमें सामने डायग्राम में नज़र आ रहा है। उसके बाद में वसीय पदार्थ निर्माण। वसीय पदार्थ निर्माण, ये NCERT की भी रिक्वायरमेंट है कि आखिर वसीय पदार्थों का फॉर्मेशन कौन करता है। RER प्रोटीन बनाता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, लेकिन जो SER होते हैं उन पर प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। क्यों? क्योंकि राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। इसलिए SER पर विभिन्न वसीय पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, जैसे फैटी एसिड्स हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड है, जैसे हमारे NCERT में लिखा हुआ है स्टीरॉयडल हार्मोन्स।
स्टीरॉयडल हार्मोन्स भी ER ही बनाती है, ख़ास तौर से RER। तो कह सकते हैं SER के द्वारा फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल, इसके बाद में फैटी एसिड्स, स्टीरॉयडल हार्मोन का निर्माण किया जाता है। अब यहीं पर एक और चीज़ समझ लेते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फॉर्मेशन, जल अपघटनीय एंजाइम निर्माण, एंजाइम निर्माण। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम हमने एक क्वेश्चन लिखा था कि लाइसोसोम के जल अपघटनीय एंजाइम का निर्माण किस में होता है, तो उसका राइट आंसर था RER में राइबोसोम की मदद से ये एंजाइम बनते हैं। गोल्जी बॉडी में उनका मॉडिफिकेशन होता है और उसके बाद में ये एंजाइम एक वेसिकल यानी कि लाइसोसोम में जाके पैक हो जाते हैं। उसके बाद में ये विभिन्न पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो कह सकते हैं RER के द्वारा इनका निर्माण होता है। इसके बाद में कोशिकांग निर्माण, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कोशिकांग निर्माण कहा यह जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में जितने भी छोटे सेल ऑर्गेनेल हैं जिन पर एक झिल्ली का आवरण है उन्हें ER बना सकता है, चाहे वो SER हो, चाहे वो पैरोक्सिसोम हो, ग्लाइकोसिसोम हो, स्पिरोसोम हो, इवन लाइसोसोम हो, इन सब का निर्माण ER के द्वारा किया जाता है। हम लोगों ने एक टेबल में भी इस बात को समझा था कि SER जो कि बसीय पदार्थों का निर्माण करता है तथा ग्लाइकोसिसोम स्पिरोसोम का जो संबंध है वो बसीय पदार्थों से है, इसलिए ग्लाइकोसिसोम स्पिरोसोम के निर्माण के लिए हम उत्तरदायी मानते हैं SER को, और पैरोक्सिसोम SER इन सब के निर्माण के लिए हम उत्तरदायी मानते हैं RER को। तो हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं विभिन्न एक झिल्ली से आवृत कोशिकांग पैरोक्सिसोम स्पिरोसोम ग्लाइकोसिसोम
आदि का निर्माण ER द्वारा होता है। ER द्वारा होता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है कोशिका पट। कोशिका पट, सेल प्लेट निर्माण। सेल प्लेट निर्माण एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जब ये सेल डिवीजन होता है किसी भी प्लांट सेल के अंदर, तो यहाँ कुछ फ्रैगमोप्लास्ट आते हैं। टीलोफेज में हम बात करें तो यहाँ न्यूक्लियस आ जाता है, न्यूक्लियोलस डेवलप हो जाता है, यहाँ न्यूक्लियोलस और इस तरीके से क्रोमेटिन मटेरियल पहुँच जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स आते हैं। ये फ्रैगमेंट्स वास्तव में कहलाते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। दे आर कॉल्ड फ्रैगमोप्लास्ट। इनके लिए कहा जाता है कि ER तथा गोल्जी बॉडी के टुकड़े, ये फ्रैगमेंट्स हैं जो यहाँ सेंट्रल पार्ट में आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इन्हें हम फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। और इसमें इनके डिपोजिशन के बाद में सेल प्लेट बनती है। अब जब सेल प्लेट बन जाती है, फिर उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट डिपॉजिट हो जाते हैं। तो पहले तो इसे हम सेल प्लेट कहते हैं, सेल प्लेट। इसके बाद इसी में जब कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम पैक्टेट, ये जब डिपॉजिट हो जाता है तो हम इसी को मिडिल लेमेला नाम देते हैं। तो इस तरीके से हम इसके फंक्शन में एक बात मान सकते हैं कि सेल प्लेट निर्माण में ये भाग लेता है। यह है फ्रैगमोप्लास्ट के रूप में सेल प्लेट बनाता है। ऐसे इसके बाद में अगला फंक्शन कहा जा सकता है कैल्शियम सिक्रीशन, कैल्शियम स्त्रावण। ये बड़ा खास है। कैल्शियम स्त्रावण कैसे? तो कहा जाता है कि मांसपेशी का जो संकुचन होता है, शिथिलन होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस दौरान सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मतलब है कि वहाँ पर जो ER मौजूद होते हैं मसल्स के अंदर, उन्हें हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं ना कहीं कैल्शियम के उत्सर्जन, स्त्रावण एवं अवशोषण में भाग लेते हैं। कैल्शियम की उपस्थिति में ही मांसपेशी के संकुचन एवं शिथिलन की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि मांसपेशी के संकुचन मूवमेंट में कैल्शियम महत्वपूर्ण है। और इस कैल्शियम मूवमेंट कैल्शियम की वजह से जो मूवमेंट है उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ER का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम लिख सकते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक
रेटिकुलम कुलम। इसे वास्तव में नाम क्या दिया जा रहा है? ये है कौन? ये ER है। के रूप में मांसपेशी गति के लिए कैल्शियम का स्त्रावण एवं अवशोषण संपन्न किया जाता है। अब हैं स्टार्टिंग में ही ER जब अपन ने पढ़ी थी, स्टार्ट किया था, तभी कहा था कि ER केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक पूरे के पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है और वो कोशिका द्रव्य को दो कक्ष में बांटती है। एक है ल्यूमेन के अंदर का भाग और एक होता है ल्यूमेन के बाहर का भाग। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और इंट्राल्यूमिनल कक्ष में ये बांटता है, जिससे कि विभिन्न उपापचय क्रियाएं संभव होती हैं। तो स्टार बना के जस्ट हम लिख सकते हैं यह है या इसके द्वारा कोशिका द्रव्य को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल एंड इंट्राल्यूमिनल भागों में बांटा जाता है। तो ये कुछ खास फंक्शन हैं ER के जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे और भी फंक्शन हैं, लेकिन NCERT की जो डिमांड है, NCERT जो बातें करती है, स्टडी करती है, उससे रिलेटेड ये है। इसके बाद में एक और बड़ा ख़ास है, बहुत इम्पोर्टेंट है, SCR का फंक्शन है। वो ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। तो SCR के रूप में, SER के रूप में निर्विषाक्तीकरण संपन्न करते हैं। मतलब ये है कि लिवर में जो भी फूड पदार्थ, फूड मटेरियल हम लोग इंटेक करते हैं बॉडी के अंदर, वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के ज़रिए लिवर में पहुंचाया जाता है। लिवर ये डिसाइड करता है कि कौन सा सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए यूजेबल है। अगर वो यूजेबल नहीं है, हार्मफुल है, टॉक्सिक है, तो जहाँ तक होता है उसे SCR की मदद से लिवर में उसे निर्विषाक्तीकृत कर दिया जाता है, न्यूट्रल कर दिया जाता है, डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है। उसके बाद इस न्यूट्रिशन को या सब्सटेंस को हार्ट में पहुंचाकर वहाँ से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और वो SCR के द्वारा संपन्न की जाती है। ये थे कुछ ER के महत्वपूर्ण फंक्शन। यहाँ पर
अब हम लोग अगले सेगमेंट में चलेंगे, उसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की स्टडी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, ये ER गोल्जी बॉडी इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और इसीलिए इनकी जो फंक्शनिंग है ज़्यादातर आपस में मैच करती है। SER गोल्जी बॉडी आपस में बहुत ज़्यादा समानता दर्शाते हैं। इनके घटकों के बारे में बात की जाए तो इनके घटक जो होते हैं ना, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसिकल, वो भी लगभग सेम होते हैं। इसीलिए इन दोनों सेल ऑर्गेनेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस कंसिडर नहीं होता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी बॉडी। इसे हम हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं, गोल्जी काय, ठीक है। इसके नाम तो बहुत हैं, हम लोग आगे चल के इनके नाम पर भी बात करेंगे। तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम, लिपोकॉन्ड्रिया, बेकर्स बॉडी, आइडियोग्राम, ग्लैंड ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ये सारे नाम गोल्जी बॉडी के हैं। लेकिन आज भी कुछ एक नाम हमारे लिए ख़ास हैं। जैसे NCERT को ही ध्यान से देखा जाए तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्जी कॉम्प्लेक्स शब्द यूज किया है, जबकि स्ट्रक्चर में गोल्जी एपरेटस शब्द किया है। गोल्जी एपरेटस मतलब गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी बॉडी के काफ़ी नाम हैं। अब हम समझें किस तरीके से गोल्जी बॉडी के हम लोग स्टडी कर सकते हैं। कहा जाता है कि यह एक झिल्ली से आवृत कोशिकांग है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। में होता है। प्रोकैरियोट में बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोकैरियोट में कोई भी झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं होगा। प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया आदि में गोल्जी बॉडी नहीं पाए जाते। हाँ, परिपक्व RBC एंड फ्लोएम की जो चालनी नलिका है, सीप ट्यूब, उनमें भी ये एब्सेंट होंगे। ठीक है, यह है परिपक्व RBC, सीप ट्यूब ऑफ फ्लोएम में अनुपस्थित। कहा जाता है इन्हें गहरे
अभिरंजक, से अभिरंजित कर सूक्ष्मदर्शी में कैमिलो गोल्जी इन्होंने जो स्टडी की थी वो की थी 1898 में की थी। और इन्होंने ही इसे गोल्जी बॉडी नाम दिया। तो कैमिलो गोल्जी ने अपने नाम पर ही इसे गोल्जी बॉडी, गोल्जी का नाम दिया। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसकी उपस्थिति कहाँ होती है। गोल्जी काय केंद्रक के पास कोशिका द्रव्य में सकेंद्रीय, ये शब्द बड़ा खास है। सकेंद्रीय मतलब कॉन्सेंट्रिकली, सकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिकली व्यवस्थित होते हैं। एक और शब्द जोड़ते हैं, कॉन्सेक्युटिवली ध्रुवीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ये अब ये कॉन्सेंट्रिकली है क्या, इसे हमें समझना होगा और इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे। तो कॉन्सेंट्रिकली का मतलब ये होता है, मान के चलो कि एक सेल है और यहाँ पर ये न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन कह लो या फिर हम कह लें ये सेल वॉल है। ये साइटोप्लाज्म लेकिन न्यूक्लियस के पास है, नियर द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर जो गोल्जी बॉडी की पोजीशन होगी वो कुछ ऐसे होगी, इस फॉर्म में होंगे गोल्जी बॉडी, ऐसे। ये मैं सिंबॉलिक गोल्जी बॉडी बना रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी सिस्टर नहीं होती हैं, एक नहीं होती है नॉर्मली, लेकिन इनकी पोजीशन, इनकी लोकेशन इसी तरीके से हमें देखने को मिलेगी। इसकी क्या खास बात है, जो इसके फंक्शन में डिसाइड होता है। इनका जो सिस रीजन है, सिस, और ये रीजन है इनका ट्रांस। सिस रीजन हमेशा केंद्र की ओर होगा और ट्रांस रीजन हमेशा परिधि की ओर होगा। और ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक, और ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी, और ये इसके चारों तरफ व्यवस्थित है, जिसे हम सकेंद्रीय अवस्था कह रहे हैं, जिसे हम कॉन्सेंट्रिकली कह रहे हैं। कॉन्सेंट्रिकली का मतलब होता है कि जब कोई सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट किसी को सेंटर मानकर उसके चारों ओर व्यवस्थित होता है तो हम उसे सकेंद्रीय कहते हैं। ऐसे ही आपको एनाटॉमी में पढ़ने को मिलेगा,
लेप्टोसेंट्रिक एंड हेड्रोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। तो यहाँ एनसीईआरटी ने कंसेंट्रिकली या सकेंद्रीय शब्द का उपयोग किया है, वो हमें समझना चाहिए। हमने यहाँ पर एक ध्रुवीय शब्द भी लिखा है, ये ध्रुवीय रूप में पाए जाते हैं। ध्रुवीय का क्या मतलब हुआ? ध्रुवीय का मतलब ये हुआ कि इसका जो उत्तल दिशा है या शीर्ष दिशा है वो हमेशा केंद्रक की ओर होगी, और अवतल दिशा है या परिपक्व दिशा है वो हमेशा मतलब परिधि की ओर होगा। तो इनकी व्यवस्था हर जगह एक ध्रुवीय नेचर में पाई जाती है। ये आपको इसके अलावा अन्य तरीके से व्यवस्थित नहीं मिलेंगे, ये इसी तरीके से अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब हम यहीं पर इनके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, तो इनकी बात भी समझ में आ जाएगी आखिर ये क्या है। मैं यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। गोल्जी apparatus जो था वो मैंने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके लिए बना दिया था, लेकिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स एनिमल सेल में पाया जाता है, और एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी की ज़्यादा जटिल संरचना पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ पर ये ज़्यादा सिक्रीशन का काम करते हैं, ज़्यादा स्त्रावण का काम करते हैं। इसलिए मोर डेवलप्ड जो गोल्जी बॉडी होते हैं उन्हें हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और लाइसोसोम फॉर्मेशन में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ही सबसे बड़ा रोल होता है। तो हम एक बार यहीं पर इनके सामने ही, जिससे कि हमारे दोनों काम कंप्लीट हो जाएंगे, एक इस तरीके से इसमें 5 से 7 तक सिस्टर्नी एक दूसरे पर अरेंज हो सकते हैं। एनसीईआरटी भी इस पर बात करती है। ऐसे इस तरीके से लाइक दिस। तो ये एक पोलरिटी शो करता है, ये ध्रुवीय नेचर को शो करता है। अब यहाँ इसमें वेसिकल्स पाई जाती हैं जो इसमें बडिंग की प्रोसेस से बनती हैं। ऐसे इसमें एक बड़ी वैक्यूल भी पाई जाती है जिसे गोल्जियन वेसिकल कहा जाता है। इसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स भी नज़र आते हैं। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसमें कहा जाता है कि इसमें ऐसे ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंस होते हैं इस तरीके से। यहाँ कुछ वेसिकल्स हैं जो आके ERC इस सेगमेंट में इस पॉइंट पर अटैच हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं ये हैं वेसिकल, गुहिका, और ये हैं ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल। और ये जो स्ट्रक्चर है ये तो मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, झिल्ली। और जो अंदर का भाग है ये इनका कहलाता है ल्यूमेन। और दोनों जो स्ट्रक्चर होते हैं
वो कंबाइंडली कहलाते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी ऐसे सिस्टर्नी। इनका जो प्रत्येक का जो व्यास है वो व्यास है लगभग, ये जो डायमीटर अपन देख रहे हैं ये डायमीटर है 0.1 म्यूएम से लेकर 1 म्यूएम, 0.5 से लेकर 1 म्यूएम तक होता है। ये इसका डायमीटर है। हम देख पा रहे हैं कि सिस्टर्नी एक गॉल्जी बॉडी बनाने के लिए 5 से 7 संख्या में आपस में पैरेलल अरेंज्ड हो जाती हैं और उसके बाद में यहाँ एक गॉल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये जो सेगमेंट है इस रीजन को हम कहते हैं सिस फेज। दिस इज कॉल्ड सिस फेज। हिंदी में इसे हम कहते हैं निर्माण दिशा। निर्माण इसलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर गॉल्जी वो लाइसोसोम का निर्माण किस साइट पर होगा, तो वो होता है सिस साइट पर, और जो परिपक्व होता है वो एक्चुअली होता है ट्रांस फेज पर। तो इसे हम कहेंगे ट्रांस फेज, इसी को कहेंगे परिपक्व दिशा। ऐसे ये बेसिकल ही वास्तव में एक तरीके के लाइसोसोम कोई और चीज़ नहीं है, ये बेसिकल ही लाइसोम है जिनका निर्माण सिस्टर्नी के द्वारा किया गया है। इसी को हम कह सकते हैं अवतल दिशा। अवतल दिशा, और इसको हम कहते हैं उत्तल दिशा। उत्तल दिशा के नाम से जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ऑफ गॉल्जी बॉडी है। गॉल्जी बॉडी है ना। फिर से समझ लो, ये जो रीजन है, ये सिस रीजन, ये हमेशा न्यूक्लियस की ओर होगा, और जो परिपक्व दिशा है या अवतल दिशा है ये हमेशा परिधि की ओर होगी। इसलिए हम गॉल्जी बॉडी को एक ध्रुवीय कोशिकांग के नाम से जानते हैं। और ये एक गॉल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ इसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि कॉन्सेंट्रिकली किस तरीके से ये अरेंज होता है। ठीक है, इन दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन है, इसीलिए हमने दोनों डायग्राम पास पास समझने की कोशिश की है। ओके, अब हम और कुछ सिंपल सी बातें करते हैं। यहाँ गॉल्जी बॉडी के कुछ खास नाम हैं, वो नाम क्या है? जैसे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी संकुल, ये। इसके बाद में नाम है गॉल्जी उपकरण। गॉल्जी उपकरण, ये दोनों के दोनों नाम एनसीईआरटी में उपयोग किए गए। इसे हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं। डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम के लिए खास बात याद रखना, पादप कोशिका में, प्लांट सेल में ये नाम दिया जाता है ऐसे। इसके बाद में हम इसके नाम पर, इसे हम कोशिका की ग्रंथि भी कहते हैं। कोशिका की ग्रंथि क्यों कहते हो? क्योंकि
इसका प्रमुख काम होता है सिक्रीशन, स्त्रावण का काम करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन बनता है पीएमटी में कि ये खास तौर से कहाँ पाए जाते हैं गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी की संख्या सबसे ज़्यादा वहाँ पाई जाती है जहाँ पर स्त्रावण का काम होता है, सिक्रीशन का काम होता है। जैसे प्लांट के केस में अगर बात करी जाए कि सबसे ज़्यादा गोल्जी बॉडी कहाँ पाए जाएंगे, तो इनकी प्रेजेंस खास तौर से होगी रूट कैप में, क्योंकि रूट कैप में स्त्रावण का कार्य होता है। तो हम कह सकते हैं इनकी संख्या स्त्रावण संपन्न करने वाली कोशिकाओं में अधिक होती है, ऐसे। इसके बाद में यहीं पर कहा जाए आता है पौधों के मूल गोप से मतलब है रूट कैप में यह अधिक होते हैं। ऐसे ये चीज़ें हैं गोल्जी बॉडी के लिए। ध्रुवीय नेचर की पाई जाती हैं। अच्छा, इनके अरेंजमेंट की बात हो गई कि ये सिस अरेंजमेंट हमेशा केंद्रक की ओर होगा और केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है ईआर। तो जो भी पदार्थ है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने समझा था, देखा था कि जो कोई भी पदार्थ मॉडिफाई हो रहा है या रूपांतरित हो रहा है गोल्जी बॉडी में, उन सब का निर्माण ईआर करती है। तो इसीलिए इनकी जो आपस में अरेंजमेंट है ईआर और गोल्जी बॉडी का, वो स्पेसिफिक है। तो मैं उसको भी यहाँ मेंशन करता हूँ कि वो बड़ा ख़ास भी है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये वह सभी पदार्थ जो गोल्जी काय में रूपांतरित होते हैं, पैकिंग तथा विभिन्न स्थानों की ओर स्थानांतरित होते हैं। ईआर में निर्मित किए जाते हैं,
अब वो चाहे सिक्रीशन कर सकते हैं या कोई विशिष्ट टारगेट से मतलब है कि सेल के अंदर कोई सब्सटेंस आया है, कोई पैथोजन हो सकता है या फूड पार्टिकल हो सकता है, कोई अन्य लक्ष्य हो सकता है, वहाँ पर इन पदार्थों को भेजा जाता है। इन्हें, ये जो पदार्थ रूपांतरित हुए वो इन्हें वेसिकल के द्वारा स्त्रावण अथवा कोशिका द्रव्य के एक निश्चित स्थान पर पहुंचाया जाता है, ऐसे। इसीलिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ठीक मेम्ब्रेन से जुड़ा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े हुए ER, चाहे वो RER हो चाहे वो SER, वो सब के सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े हैं। NCERT क्लियर कट कहती है कि गोल्जी बॉडी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड इन साइटोप्लाज्म नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास चारों तरफ व्यवस्थित हैं। ER न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर जो सब्सटेंस है वो विभिन्न पदार्थों का निर्माण कर रहा है, मतलब ER इन्हें बना रहा है, और वो सारे पदार्थ कहाँ जा रहे हैं? वेसिकल के जरिए गोल्जी बॉडी पर। गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है? उनका रूपांतरण कर रहा है, उन्हें वेसिकल में पैक कर रहा है और निश्चित स्थान की ओर उन्हें स्थानांतरित करा रहा है। अब जैसे सेल से किसी चीज़ का स्त्रावण हो रहा है, जैसे इंसुलिन हार्मोन ही स्त्रावित हो रहा है तो अल्टीमेटली बनेगा तो सेल के अंदर ही, तो उसे वेसिकल के जरिए मेम्ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। मेम्ब्रेन से वो या तो किसी डक्ट के अंदर या फ्रीली किसी भी तरीके से बॉडी में इजेक्ट किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। इसके साथ साथ में सेल के अंदर विभिन्न डाइजेशन प्रोसेस चलती रहती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो भोजन का भी पाचन हर एक कोशिका के अंदर करते हैं। WBC बैक्टीरिया आदि का डाइजेशन करते हैं। तो वेसिकल के जरिए गोल्जी बॉडी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को उन टारगेट तक, उन लक्ष्य तक पहुंचाता है, निश्चित स्थान पर पहुंचाया जाता है। और वो निश्चित स्थान आपके लिए भोजन हो सकता है, कोई पैथोजन हो सकता है, कोई अन्य पदार्थ हो सकता है, ऐसे। इसीलिए एक लाइन बड़ी ख़ास हो जाती है, इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अतः गोल्जी बॉडी एवं ER की व्यवस्था आपस में विशिष्ट मानी जाती है, क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक तरीके से ये व्यवस्थित होता है। क्लियर? ये चीज़ है। तो ये गोल्जी बॉडी का आपस में कनेक्शन है। ठीक है। इसके बाद में इसके कंपोनेंट्स की बात करी जाए। गोल्जी काय के घटक, गोल्जी काय के घटक, तो वो क्या है? नंबर 1 है सिस्टर्नी,
सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी कैसी है? 5 से 7 वक्र आकृति की लंबी नलिका के समान संरचना होती हैं, जो एक गोल्जी काय में एक दूसरे पर समानांतर व्यवस्थित होती है। और ये आपस में जुड़ी भी रहती है। इनका व्यास मैं आपको इस डायग्राम में दिखा चुका हूँ कि ये हर एक का व्यास लगभग 0.5 म्यू से लेकर 1 म्यू होता है। सब इस तरीके से पैरेलल रेंज होती हैं और गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे टिब्यूल्स की। दूसरी संरचना है टिब्यूल। टिब्यूल क्या होता है? यह नलिका नुमा शाखित संरचना है। कार्य पदार्थ संग्रहण, पदार्थ संग्रहण का कार्य करते हैं ऐसे। इसके बाद में एक वेसिकल स्ट्रक्चर है। ये वेसिकल क्या करता है? नेक्स्ट हेडिंग इज वेसिकल। वेसिकल। थर्ड, वेसिकल गुहिका। ये क्या है? यह है गोल अंडाकार एक झिल्ली से आवृत, एक झिल्ली से आवृत संरचनाएं जो पदार्थों को निश्चित स्थान तक स्थानांतरित करते हैं, प्रेरित करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये जो लाइसोसोम है वो भी अपने आप में एक वेसिकल ही है, कह सकते हो। लाइसोसोम भी एक प्रकार से गोल्जी काय के वेसिकल ही होते हैं।
होते हैं। तो ये कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये जो वेसिकल हम देख रहे हैं वो एक तरीके से लाइसोम भी है। यही है जो डिफरेंट रिक्वायर्ड मटेरियल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ले जाते हैं। ये चीज़। अब हम इसी जगह इनके फंक्शन की बात करते हैं। आखिर गोल्जी बॉडी के फंक्शन क्या होते हैं? तो गोल्जी काय के कार्य, इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट स्टडी है। तो सबसे पहला तो आएगा स्त्रावण। यह विभिन्न पदार्थों का स्त्रावण करते हैं, जैसे म्यूकस, हार्मोन आदि। इसके बाद में एक्रोसोम निर्माण। एक्रोसोम निर्माण, ये एक्रोसोम क्या होता है इसे समझने की ज़रूरत है। ये एक स्पर्म होता है। स्पर्म में एक टेडपोल शेप के स्ट्रक्चर है। यहाँ इसका न्यूक्लियस है और इसके ऊपर यहाँ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम एक्रोसोम नाम देते हैं। दिस इज एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम गोल्जी बॉडी से ही बना होता है। तो ये तो हो गया इसका हेड, ये मिडिल पीस, और ये टेल, और ये है शुक्राणु। इसकी जो एक्रोसोम रीजन है उसे गोल्जी बॉडी बनाता है। इसे स्पर्म के सिर भाग में गोल्जी बॉडी निर्मित करती है, जिससे लाइटिक एंजाइम स्रावित होकर अंडज के साथ निषेचन करते हैं। तो एक्रोसोम ये नेक्स्ट फंक्शन था, ठीक है। इसके बाद में एक दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन और हैं, वो हैं कुछ ऐसे। गोल्जी बॉडी फॉर्मेशन, सेल प्लेट, कोशिका पट्ट निर्माण, सेल प्लेट निर्माण, फ्रेगमोप्लास्ट के रूप में
के रूप में कोशिका विभाजन के समय इसे जीवी बनाते हैं। ये इसके बाद में एक अच्छी चीज़ है वाइटलोजेनेसिस, लोजेनेसिस। अंडे के पीतक यॉक भाग में पदार्थों का निर्माण एवं संग्रह। ये अब एक एनसीईआरटी का फंक्शन है, यह ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण के लिए प्रमुख या मुख्य साइट स्थल की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अच्छा, सेल वॉल, ये हम सेल वॉल में भी लिखा भी था। यूकैरियोट कोशिका भित्ति इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन थे गोल्जी बॉडी के। एक बेहतरीन स्टडी है, कंप्लीट हुई है अभी अभी। ठीक है, इसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम की स्टडी करने के बाद में हम लोग चलेंगे प्लास्टिड लवक की ओर। ठीक है, ओके, थैंक यू।